आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में ब्रायलर मुर्गियों की देखभाल। पालक की खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें ब्रायलर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर AK श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले मौसम में हम मुर्गियों की देखभाल कैसे करें ताकि हम जो आने वाला समय है जिसमें भीषण गर्मी पड़ने की संभावना रहती है, ख़ासतौर से अप्रैल मई जून के मौसम में, तो इस मौसम में हम मुर्गियों के स्वास्थ्य का कैसे प्रबंधन करें, उनके रखरखाव कैसे करें ताकि हम उनको एक तो स्वस्थ रख पाएँ और साथ ही उनका उत्पादन भी सही ढंग से ले पाएँ। जो 4 आयाम हैं वह है, एक तो वाटर मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, दूसरा हाउसिंग मैनेजमेंट अच्छा हो, तीसरा फीड मैनेजमेंट अच्छा हो और चौथा है जनरल मैनेजमेंट अच्छा हो। गर्मियों में मुर्गी पालन करने वालों के लिए आवश्यक है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। मुर्गियों में अधिक मृत्यु दर होने से मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खासतौर से गर्मी के दिनों में हाउसिंग मैनेजमेंट के 2 पहलू हैं, एक तो आउटसाइड द हाउस या इनसाइड द हाउस। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड शेड मैनेजमेंट की। आपको जब शेड का कंस्ट्रक्शन होता है तभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन लंबे एक्सिस में आपको नॉर्थ और वेस्ट होनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव ज़्यादा समय तक आपके मुर्गी के शेड में ना जाए। वेंटिलेशन आपको बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा, लगभग 1.5 से 2 मीटर की हाइट की वॉल और उसके ऊपर जाली, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा आपको विड्थ भी नहीं देना है अपने पोल्ट्री शेड की ताकि उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। दूसरा, आप जो है छत को ऊपरी सतह जो है उसको वाइट पेंट कर सकते हैं ताकि सूर्य किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएं, उसकी गर्मी का प्रभाव अंदर न पड़े। दूसरा ये करना है कि जो छत है उसमें आप लोकल जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उसके डाल करके आप उसका टेम्परेचर काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं। कुछ पुआल डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं, स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं शेड के बाहर और छत की तरफ। जो बोरे हैं उनको साइड वॉल में डाल करके आप दोपहर में उसको गीला कर दें पानी से, तो वो बहुत ठंडी हवा देने का काम करते हैं शेड के अंदर। जो शेड के बाहर है कुछ करीब 6 से 8 फीट हाइट के आप पौधों का, वृक्षों का प्लांटेशन कर दें। ये तो हो गया हाउस के बाहर के मैनेजमेंट। इन हाउस मैनेजमेंट में आपको फ़ैन लगाना पड़ेगा, कुछ फॉगर्स लगाने पड़ेंगे ताकि छोटे छोटे उसमें फुहार से आप अपने पक्षियों के ऊपर सीधे भी शेडिंग पानी का कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि आप लीटर की थिकनेस आप कम कर दें। लगभग 400-450 ग्राम पर स्क्वायर फीट के एरिया में लीटर काफ़ी होगा और उसकी हाइट आप 3, 3.5 और 4 इंच के आसपास रख सकते हैं। 10% आप एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस दें अपने पक्षियों को, बहुत ही पास ना पालें, नहीं तो उनमें मृत्यु दर बढ़ेगी। तीसरा, शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीबीकिंग और वैक्सीनेशन,
ये 4 जो गतिविधियां हैं उनको खास तौर से दिन के शुरुआत में या रात में ही अंजाम दें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है, जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। तो हमको फीड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रखना है ताकि मुर्गियों के जो बढ़ोतरी है, जिसके लिए हम उत्पादन लेते हैं उनके ग्रोवर्स में और जो ब्रॉयलर्स हैं, तो आपको फीड इनटेक प्रॉपर रखना है। उसके लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक तो सबसे बढ़िया ये है कि आप गुड क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करें। आपको फीडर और ड्रिंकर की संख्या जिसमें दाना पानी देंगे, उन बर्तनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि मुर्गियां एक जगह से दूसरी जगह दाना पानी के लिए ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े। साथ में आपको फीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ प्री मिक्स, जैसे जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी और सेलेनियम, वो उसमें हो, इस तरह सामंजस्य के साथ उनको भरपूर जो समुचित मात्रा में दें। हाई एनर्जी डाइट दें, खासतौर से गर्मी के दिनों में जब मुर्गियों में हाँफने वाली समस्या दिखती है तो उस समय हाई एनर्जी लो प्रोटीन डाइट हमेशा देना चाहिए। और ऐसे समय दें जबकि टेम्परेचर शेड के अंदर कम हुआ करता है, खासतौर से दिन की शुरुआत में अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 5 और 6 के बीच में, और फिर जब शाम ढल जाती है, जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद फिर आप अपने पक्षियों को फीडिंग दें। मुर्गियों को दिए जाने वाले दाने को गीला कर सकते हैं। गीला दाना ठंडा होगा जिसको मुर्गियां ज्यादा सेवन करेगी, परंतु ध्यान रखें कि गीला किया धान शाम तक खत्म हो जाए, वरना उसमें बदबू आ सकती है। लेकिन दाने की बोरी को कभी भी गीला नहीं करना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में साफ, स्वच्छ और खासतौर से बोरवेल का पानी अपने पक्षियों को देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छी हो। साथ ही अपने जो साफ़ सुथरा पानी है उसमें कुछ मात्रा में एसिडिफायर या सैनिटाइज़र मिलाते रहें, जो रेडीमेड मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो उनसे उसमें बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखें, अपने पानी का जो पीएच है वह 5.5 से 6 के बीच में माइल्ड एसिडिक रखें, तो उसके द्वारा हम अपने मुर्गियों को गर्मी के मौसम में भी पानी के व्यवस्थापन से काफ़ी हद तक अच्छे से उनका रिजल्ट ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई मुद्दा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते गर्मी के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वार नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में की। तो उसमें प्रमुख हैं आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर, ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार, सिलेक्शन 23, पालक नंबर 51, 16, पंत, कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बालुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिससे खेती की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद्य एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पालक के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेम दवा 3 ग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। गर्मी के मौसम में पालक की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी मार्च का महीना होता है। पालक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पालक की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है। पालक की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथालिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे पालक की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा पालक की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे पालक की फसल का उचित विकास हो सके। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद गर्मी के मौसम में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। पालक की कटाई कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी आय प्राप्त हो। अच्छी किस्म की बुआई करने पर पालक की पत्तियों की उपज 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
आजकल कट फ्लावर के रूप में कार्नेशन की मांग बहुत बढ़ी है। इसके फूल रंग बिरंगे और काफी खूबसूरत होते हैं, इसी वजह से लोगों को खूब पसंद आते हैं। इसकी खेती पॉली हाउस में उच्च तकनीकियों को अपनाते हुए किसान साल भर कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए कार्नेशन फूल की खेती पर तकनीकी जानकारी लेते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मेनिका पटेल से। किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः दो टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम का जो कार्नेशन, सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है और वही को ज़्यादातर मतलब कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन, दो टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों की बात करें तो लाल रंग के फूल के लिए मास्टर किलर, ग्रैंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागिनो, दिसोल, पैलास मुर्सिया, ताहिती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शारीना, पिंक सिम, कैडी, ओरियाना। सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी व्हाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रॉनी कर्मा, इंजो, इटना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बर्बरा, मीडिया नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ऑडियन, एलिसिटा, लियोर, काराटाउच। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल टिब, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे कियारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। कियारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रोपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रोपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधे की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक जैसे NPK 19-19-19, NPK 13-00-45, NPK 00-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ तक इसमें लगने वाले कीटों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये कीट चूस कर पौधों को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। यह नन्हा कीट पौधे का रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा आप बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए, जिसको बोराक्स वे में मिलता है, वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। जब फूल तैयार हो जाती है और इसमें जो 2 टाइप का मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं। तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है, हम तुरंत जब कटाई कर रहे हैं तो तुरंत से हम उसको पानी में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है, उसका नीचे वाला जो पत्ता है उसको निकालना, तो उसको हम निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका पॉलीथीन में थोड़ा रैप करके ऊपर भाग में, या फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके, आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेजोर, जिला बिलासपुर के कृषक पदम सिंह ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पदम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए।
प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।